सेवेंथ साइंस चैप्टर नंबर 1 द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की भाषा जो है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यू वुड नीड मैनी वर्ड्स टू डिस्क्राइब अ केमिकल चेंज इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। साधारण भाषा में आपको केमिस्ट्री के बारे में, केमिकल चेंज के बारे में अगर बात करनी हो तो आपको काफ़ी सारे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। बट यू कैन डू सो विद ओनली अ फ्यू लेटर्स एंड नंबर्स इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में आप इसका इस्तेमाल करने के लिए कुछ खास शब्दों का और कुछ खास नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जे बर्जेलियन लेड द फाउंडेशन ऑफ द लैंग्वेज इन द अर्ली 19th सेंचुरी। जे बर्जेलियन ने इस भाषा की जो नींव थी उन्होंने 19वीं सदी में रखी। इट ग्रेजुअली डेवलप्स इनटू द प्रेजेंट फॉर्म इन द language. An atom is represented by a symbol, a molecule by a formula, and a chemical change by a chemical equation. इस भाषा ने धीरे धीरे आज की भाषा का रूप ले लिया, जिसमें हम एक एटम को रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबल से, एक मॉलिक्यूल के लिए हम एक फॉर्मूले का नाम लेते हैं, और एक केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शन के लिए हम उसको एक केमिकल इक्वेशन बोल देते हैं। सिंबल्स, अभी ये सिंबल्स होते क्या हैं? द सिंबल इज़ एन एब्रीविएशन ऑफ द नेम ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के नाम के लिए जो हम उसके लिए छोटा सा शब्द इस्तेमाल करते हैं उसी को हम सिंबल्स बोल देते हैं। द सिंबल्स ऑफ एन एलिमेंट हैव बीन डिराइव्ड इन 3 वेज। एक एलिमेंट के सिंबल निकालने के लिए हम उसको 3 तरीके से बना सकते हैं। नंबर 1 इज़ द फर्स्ट लेटर इन कैपिटल ऑफ द इंग्लिश नेम ऑफ एन एलिमेंट। या तो हम उसका कैपिटल फर्स्ट लेटर यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिया है हाइड्रोजन के लिए H, बोरोन के लिए B, कार्बन C, नाइट्रोजन के लिए N है, ऑक्सीजन के लिए O है, F फॉर फ्लोरीन, P फॉर फॉस्फोरस एंड S फॉर सल्फर। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि फर्स्ट लेटर्स जो है उनको कैपिटल लेटर्स को ही उनके सिम्बल्स के रूप में माना है। नंबर 2 इज़ द फर्स्ट लेटर अलॉन्ग विद 1 more लेटर ऑफ द इंग्लिश नेम ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट का इंग्लिश नेम का ही हम उसके पहले 2 लेटर्स ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने हीलियम के लिए H के साथ E का इस्तेमाल किया है, जबकि हमने हाइड्रोजन के लिए सिर्फ और सिर्फ H ही यूज़ किया था। नियॉन के लिए Ne, निकल के लिए Ni, Mg फॉर मैग्नीशियम, Mn फॉर मैंगनीज, Al मीन्स एल्मीनियम, Ca डैट इज़ कैल्शियम, Cl मीन्स क्लोरीन एंड Zn डैट इज़ जिंक। नंबर 3 1 और 2 लेटर्स ऑफ द लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट। अब एलिमेंट का जो लैटिन नेम है, इंग्लिश नेम नहीं, लैटिन नेम, तो उसी के भी हम 1 और 2 लेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सोडियम का लैटिन नेम है नेट्रियम, तो उसी से हमने उसका सिंबल यूज़ किया है Na। पोटेशियम का लैटिन नेम है कैलियम, जिसके लिए यूज़ करते हैं K। आयरन डैट इज़ फेरस, उसके लिए Fe। कॉपर डैट इज़ क्यूप्रम, डैट इज़ उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं Cu। सिल्वर अर्जेंटम डैट इज़ Ag। तो इसी तरह हम बाकी सबके भी लैटिन वर्ड्स के, लैटिन नेम्स के पहले 2 लेटर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट इज़ व्हाट डज अ सिंबल रिप्रेजेंट। एक सिंबल एक्चुअल में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एन एलिमेंट इन पर्टिकुलर, ख़ास तौर पे एक सिंबल जो है एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम सोडियम के लिए यूज़ करते हैं Na और क्लोरीन के लिए Cl, तो जहाँ पे Na होगा वहाँ पे हमें क्लियर हो जाएगा कि ये सोडियम के लिए इस्तेमाल किया है। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट द कंपाउंड common salt is made up of the element sodium and chlorine, you can say that it is made up of Na and Cl। तो इसी तरह अगर आपको ये बोलना हो कि कंपाउंड सोल्ट जो है, कॉमन सोल्ट जो है हमारा, वो सोडियम और क्लोरीन से बना है, उसकी बजाय हम ये भी बोल सकते हैं कि वो Na और Cl की वजह से, उसके मिक्सचर की वजह से ही बना हुआ है। नंबर 2 इज़ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। इससे हमें एक एटम का भी पता चलता है कि एक एलिमेंट में कौन सा एटम प्रेजेंट है। इन फॉर्मूला एंड इक्वेशन सिंबल रिप्रेजेंट एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी फॉर्मूला में या फिर किसी इक्वेशन में एक सिंबल जो है वो ख़ास तौर पर उस एलिमेंट के एटम को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा अगर एक से ज़्यादा एटम्स हो तो उसके आगे कोई न्यूमरल जो है लिखा जाता है, जैसे कोई नंबर लिखा जाता है। तो ये इसके आगे हम चैप्टर में इसी में पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट थिंग दैट वी विल टेक इज़ फॉर्मूला। तो अब फॉर्मूलाज होते क्या हैं? एटम्स यूजुअली डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम्स जो है वो कभी भी इंडिपेंडेंटली, मतलब अकेले कभी भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो हमेशा किसी ना किसी कंबाइंड फॉर्म में ही प्रेजेंट होंगे। द फॉर्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल गिव्स द नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल का एक फॉर्मूला जो है उससे हम ये देख सकते हैं कि उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट है और वो एटम्स सेम एलिमेंट के हैं या फिर किसी डिफरेंट एलिमेंट्स के।
जैसे फॉर्मूलाज ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पे है, व्हेन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंबाइंस विद वन अनदर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, अ मॉलिक्यूल ऑफ द एटम और उन कंडीशंस के हिसाब से कंबाइनिंग कैपेसिटी हर एक एलिमेंट की अलग होती है। जैसे वन एटम ऑफ क्लोरीन कंबाइंस विद वन एटम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर हम क्लोरीन का एग्जांपल ले और हाइड्रोजन का एग्जांपल ले तो दोनों एक एक एटम के साथ ही कंबाइन कर सकते हैं, और अगर वो आपस में कंबाइन करते हैं तो वो हाइड्रोजन क्लोराइड एक नया कंपाउंड बना देंगे। वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। एक ऑक्सीजन का कंपाउंड और दो हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं दोनों मिलकर एक नया मॉलिक्यूल बना देते हैं, डैट इज़ वाटर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O। नंबर 3 इज़ वन एटम ऑफ N कंबाइंस विद थ्री एटम्स ऑफ H। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो सिंगल कंपाउंड नाइट्रोजन का 3 एटम्स के साथ अटैच होगा, डैट इज़ हाइड्रोजन, तो वो कंबाइन करके NH3 बन जाएगा, जिसको हम क्या बोल देते हैं? अमोनिया। तो ऐसे ही कंबाइनिंग कैपेसिटी यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑक्सीजन की, क्लोरीन की और नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन की, सबकी अलग अलग थी। Thus the combining capacity of oxygen is twice that of chlorine. क्लोरीन से डबल ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी है, एंड दैट ऑफ नाइट्रोजन इज थ्राइस दैट ऑफ क्लोरीन, और नाइट्रोजन की क्लोरीन से थ्राइस है, मतलब 3 गुना ज़्यादा है। H is assigned as a valency of 1. हाइड्रोजन की वैलेंसी हमेशा 1 रहती है, सो द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। तो इसी तरह से यहाँ पे इनकी वैलेंसीज बताई गई। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन बाय द नंबर ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम दैट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट कंबाइंस विद। यहाँ पे अगर हम नई चीज़ों की, नए एलिमेंट्स की वैलेंसी देखते हैं तो उनको हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम्स की वैलेंसीज के साथ। एलिमेंट्स विद वैलेंसी 1, 2 एंड 3, अगर कोई एलिमेंट हो जिसकी वैलेंसी 1 हो या 2 या फिर 3, उनको हम क्या बोल देते हैं? मोनोवेलेंट, डाईवेलेंट या फिर ट्राईवेलेंट। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। मोनोवेलेंट में आ जाती हैं हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, जिनकी वैलेंसी हमेशा 1 रहती है। डाईवेलेंट में ऑक्सीजन, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड जिंक, जिनकी वैलेंसी 2 है। इसी तरह से ट्राईवेलेंट और टेट्रावेलेंट, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनकी वैलेंसी 4 होगी, वो दिए गए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज ऑब्टेनिंग द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स। अब इन कंपाउंड्स का जो फॉर्मूला है वो कैसे बनाया जाता है? द फॉर्मूला ऑफ अ बाइनरी कंपाउंड दैट इज कंपाउंड फॉर्म बाय 2 एलिमेंट्स ओनली। एक बाइनरी कंपाउंड जो है उस किस चीज़ को हम बोलते हैं? वो कंपाउंड जो 2 एलिमेंट से ही बना हो। सपोज एन एलिमेंट ए हैज़ अ वैलेंसी वाई। अब मान लो कि कोई एलिमेंट ए है जिसकी वैलेंसी वाई दी गई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए जो है उसके ऊपर वाई लिखा गया है, मतलब उसकी वैलेंसी उसके ऊपर लिखी गई है। और एलिमेंट बी है जिसकी वैलेंसी एक्स होगी, दैट इज़ उसके ऊपर लिखी गई है एक्स। तो अगर ये दोनों कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद होगा क्या? बी की वैलेंसी जो एक्स है वो ए के साथ लिखी जाएगी, और ए की वैलेंसी जो वाई है वो बी के साथ लिखी जाएगी। इसी तरह देन द कंपाउंड formed between A and B usually has the formula AXBY. The subscription should be divided by a common factor if any. और अगर इनका कोई कॉमन फैक्टर होगा उसी से इस नंबर को डिवाइड किया जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले कि अगर A की वैलेंसी है 4 और B की वैलेंसी है 2, तो दोनों जो है उनका एक सब्सक्रिप्शन है, कॉमन फैक्टर होगा 2 और 4। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है कि दोनों 2 के टेबल के ऊपर आते हैं। तो ऐसे ही इनकी डिवीजन हो जाएगी 2, 1 से 2, इसीलिए ए जो है वो 1 रह जाएगा और बी जो है वो 2 रह जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो होगा AB2। लेकिन इसके अलावा कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास H2O2। देयर आर सम एक्सेप्शंस There are some exceptions like H2O2 hydrogen peroxide in which the numeral subscriptions are not divided by the common factor। तो यहाँ पे क्या है कि 2 दिया गया है दोनों में H2O2, तो ये 2 जो है इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये 2 सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल पे आता है, तो इसीलिए इसको हम कहीं पे भी डिवाइड नहीं कर सकते और ये ऐसे ही रहता है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। द फॉर्मूला ऑफ सम कॉमन कंपाउंड्स आर, यहाँ पे कुछ कॉमन कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज दिए गए हैं। यहाँ पे H1 है जिसकी वैलेंसी O, जिसकी वैलेंसी 2 है, तो क्या बनेगा H2O। अब ये H2O कैसे बना? जैसे हमने लास्ट किया है अभी कि हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो ऑक्सीजन के साथ लिखी जाएगी और ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन के साथ लिखी जाएगी। सिमिलरली HCl दोनों की वैलेंसी 1, 1 है, तो दोनों की वैलेंसी कहीं पे लिखी नहीं गई।
NaCl ऐसे ही आ गया, Mg2 है जिसकी वैलेंसी Cl की वैलेंसी 1 है, तो MgCl2, क्योंकि Mg की वैलेंसी जो है वो ऑपोजिट आएगी, 2 के साथ आएगी। ऐसे ही यहाँ पे नेक्स्ट Ca2 है, Cl1 है, तो Ca2 की वैलेंसी आएगी Cl के साथ और Cl की वैलेंसी 1 आएगी Ca के साथ। ठीक है, तो ऐसे ही सारे के सारे हमारे पास कंपाउंड्स जो हैं वो गिवन है। अब तक हमने वो कंपाउंड्स देखे थे जिनकी वैलेंसी जो है हमेशा सेम रहती है, मतलब अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो वो 2 ही रहेगी, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है तो वो हमेशा 1 ही रहेगी। लेकिन कुछ केसेस में वेरिएबल वैलेंसी जो है वो दिख जाती है। जैसे वेरिएबल वैलेंसी का मतलब क्या है, अभी हमारे पास एग्जाम्पल है आयरन का, तो आयरन की वैलेंसी कुछ केसेस में 2 होगी और कुछ केसेस में 3 होगी। और सिमिलरली क्लोरीन है जिसकी वैलेंसी कुछ केसेस में कॉपर की वैलेंसी 1 है और कहीं पे 2 है। तो यहाँ पे इस टेबल में क्लियर है किन किन की वैलेंसी जो है वो 1 से ज़्यादा होती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, वेरिएबल वैलेंसी। कॉपर, आयरन, टिन, लेड, फॉस्फोरस एंड सल्फर, इनकी जो वैलेंसी साथ में गिवन है। इसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो कॉपर क्लोराइड जो है, अगर कॉपर 1 क्लोराइड हमने यहाँ पे देखा है तो जिसकी वैलेंसी में यहाँ पे दिखाई गई है, तो ये है कि कॉपर की वैलेंसी एक जगह के ऊपर 1 है, एक जगह के ऊपर 2 है। ऐसे ही आयरन की वैलेंसी है, अगर आयरन की वैलेंसी 2 होती है तो आयरन 2 ऑक्साइड बोलेंगे उसको, अगर 3 है तो आयरन 3 ऑक्साइड बोलेंगे। और इसके अलावा इसका जो फॉर्मूला है वो इस तरह से वो चेंज हो जाएगा साथ में। फर्दर वी हैव कंपाउंड रेडिकल्स। अब कंपाउंड रेडिकल्स एक्चुअल में क्या होते हैं, सर्टेन कंपाउंड्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स रिमेन इंटैक्ट इन मैनी केमिकल रिएक्शंस। कुछ कंपाउंड्स जो होते हैं, कुछ ग्रुप्स ऑफ एटम्स जो होते हैं वो हमेशा केमिकल रिएक्शंस में कंबाइन रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो उनको हम एक एटम एज अ सिंगल एटम उनको मानते हैं। दे बिहेव लाइक अ सिंगल एटम। होते तो वो 2-3 एटम से मिलकर बने होते हैं, लेकिन उसको हम एक सिंगल एटम बोलते हैं और जिसकी एक सिंगल वैलेंसी भी होती है। तो ऐसे चीज़ को, ऐसे ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, कंपाउंड रेडिकल। दे डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बट ओनली एज अ पार्ट ऑफ कंपाउंड। ये अकेले कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब अकेले नहीं रह सकते, एक कंपाउंड के फॉर्म में ही रहेंगे। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मोनोवेलेंट रेडिकल्स आर, इसके कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे हाइड्रोक्साइड, OH। अब देखा जाए तो ऑक्सीजन अलग भी रह सकता है, हाइड्रोजन अलग भी रह सकता है, बट अगर रेडिकल की बात करें तो ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में ही रहते हैं, OH। इसके अलावा नाइट्रेट है, NO3, कार्बोनेट CO3, सल्फेट SO4। तो ये जो है वो डाइवेलेंट है। हमारे पास यहाँ पे मोनोवेलेंट और डाइवेलेंट की एग्जांपल है। इसके अलावा ट्राईवेलेंट का एग्जांपल है PO4। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज गिवन है हमारे पास इसके साथ में कंपाउंड फॉर्म्ड। तो एलिमेंट्स और रेडिकल्स विद वैलेंसी यहाँ पे दी गए हैं, Na 1 है, OH की भी 1 है, तो फॉर्मूला उसका बन जाता है NaOH और उसका जो नेम है वो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही K की वैलेंसी 1 है, N नाइट्रोजन की वैलेंसी 1, O3 उसके साथ है, तो इनकी वैलेंसी देखते हुए इसका अगर फॉर्मूला बनाए तो KNO3, जिसका नाम बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट। इसी तरह से बाकी एग्जांपल्स भी गिवन है यहाँ पे इस टेबल में। अब आती है हमारे पास यहाँ पे केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, यू नो दैट एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। अब आपको पता है कि एक एलिमेंट जो है एक सिंबल की फॉर्म में ही उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट है कार्बन, जिसको हमने लिखा है C, तो वो हो गया उसका सिंबल। इसके अलावा कंपाउंड जो है उसको फॉर्मूले की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। केमिकल चेंज इज रिप्रेजेंट बाय एन इक्वेशन। यहाँ पे एक केमिकल चेंज हो रहा है, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, तो उसको हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं एक केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल द बर्निंग ऑफ कार्बन, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे कार्बन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहा है, जल रहा है, तो वो कंबाइन करने के बाद, रिएक्ट करने के बाद एक प्रोडक्ट बना देगा। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है जो कंबाइन करती है उसको रिएक्टेंट बोल देते हैं, और जो एंड प्रोडक्ट हमें मिलता है उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट बोल देते हैं, जो नई चीज़ बन के आती है हमारे पास। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड है वो भी बन जाता है, जैसे यहाँ पे C+O2, CO बना यहाँ पे। तो द सब्सटेंसेस दैट रिएक्ट अमंग देमसेल्व्स आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। वो सब्सटेंसेस जो रिएक्ट करते हैं उनको रिएक्टेंट बोल देते हैं, एंड दोज आर फॉर्म्ड, जो नए बनते हैं उनको हम प्रोडक्ट बोल देते हैं। तो एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन जो है उसको हम क्या बोल देते हैं, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो है हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए। अब बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या है, द नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड। जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं रिएक्टेंट साइड के ऊपर वो हमेशा इक्वल होने चाहिए, मस्ट बी सेम एज दैट ऑफ द प्रोडक्ट साइड। जैसे यहाँ पे कार्बन 1 था,
ठीक है, हमने क्या लिया यहाँ पे कार्बन 1 लिया, ऑक्सीजन के 2 एटम्स लिए, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में भी कार्बन 1 है और ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, तो ये बन गया हमारे पास CO2। मतलब जितने यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स इस साइड में भी प्रेजेंट होंगे। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोल देते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो कैसे है, CO2। तो अगर हम C के आगे भी 2 लगा दें, ठीक है, तो ऑक्सीजन ऑलरेडी 2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसके आगे जो न्यूमरल है वो है 2। मतलब ये दोनों के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, दोनों का मल्टीपल है कि कार्बन भी 2 है हमारे पास और ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है, ऑक्सीजन का नंबर है, एटम्स का नंबर है, वो भी 2 है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि ओनली बैलेंस केमिकल इक्वेशंस आर एक्सेप्टेबल। हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो ही एक्सेप्ट की जाती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और एग्जांपल दिए गए हैं हमारे पास। इसके अलावा कुछ काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है अगर हम उसके इक्वेशन के एरो के ऊपर उसकी कंडीशन को मेंशन कर दें। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे एरो के ऊपर हमने लिखा हुआ है हीट, दैट मीन्स कि उनको हीट किया जा रहा है, वो बर्न किए जा रहे हैं। ठीक है, कार्बन जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीटअप हो रहा है, बर्न हो रहा है, जिसकी वजह से एंड प्रोडक्ट बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अगर एरो के ऊपर उसकी कंडीशन लिखी जाए तो वो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होता है, मतलब उससे ज़्यादा जानकारी हमें रिएक्शन के बारे में मिल सकती है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट है।